अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके लिए स्पेशल एपिसोड लाई हूँ जेंडर स्टडीज़ के बारे में। ये एक सेलेक्टिव सब्जेक्ट होता है CSS PMS और GBCE के एग्ज़ाम्स में। तो अभी बहुत ही जल्द GBCE के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो तमाम बच्चे ऑफ कोर्स चाहते होंगे कुछ ना कुछ लेक्चर्स इसमें भी उनको मिले यूट्यूब पर। तो मेरी एक स्टार्टिंग काविश है, तो इसको मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जेंडर स्टडीज़ के बारे में। अब ये सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि भाई ये जेंडर है, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले जेंडर को आप जानेंगे तो जेंडर स्टडीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो जेंडर कहते हैं सिन्फ को, उर्दू में जेंडर सिन्फ का मतलब है, यानी कि कोई औरत, मर्द, औरत का, मर्द का, या जो थर्ड है ट्रांस जो जेंडर होता है वो, यानी कि इसमें सिन्फ आ जाता है सिंपली। तो जेंडर स्टडीज बेसिकली शुरू हुई वुमेन स्टडीज से। सबसे पहले वुमेन स्टडीज पे जो है ना जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जब आया, तो जो वुमेन स्टडीज थी वो स्टार्ट हुई। तो वुमेन स्टडीज के बाद जो है बात उस पर स्टडी की गई, बहुत ज़्यादा सिर्फ औरतों को डिस्कस किया गया, लेकिन दुनिया ने उसमें इतना कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि दूसरे लोगों का उसमें कोई ख़ास जो है उनके लिए कोई चीज़ नहीं थी कि जिस पर वो इंटरेस्ट ले सके। सो उसके बाद जो है जेंडर स्टडीज स्टार्ट हुई। जेंडर स्टडीज़ में हम किस चीज़ को पढ़ते हैं, सिन्फ के बारे में पढ़ते हैं, जेंडर के बारे में पढ़ते हैं कि जो जेंडर है, जो मर्द है, औरत है, या कोई भी जो है ना दूसरा कोई जेंडर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो तमाम भी इसमें इन्वॉल्व हो सके। तो जेंडर बेसिकली फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन रिलीजन, कल्चर एंड सोसाइटी। बेसिकली जो जेंडर स्टडीज़ है वो एक फ्रेमवर्क है, रहन सहन का तरीका है, तो किसने दिया हमें? किसी रिलीजन ने, कल्चर ने, या सोसाइटी ने। ज़्यादातर हम इसमें डिस्कस करते हैं सोसाइटी को, क्योंकि सोसाइटी ही में कोई भी जेंडर रहता है, सिर्फ रहता है, तो वो उसको वहाँ पे एक फ्रेमवर्क देती है। फ्रेमवर्क का मतलब मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ तो रहन सहन का तरीका दे देती है, उसको हम कहेंगे जेंडर। यानी कि किसी भी इंसान का रहन सहन के तरीके को आप क्या कहेंगे? जेंडर कहेंगे। अब ये जो जेंडर है, रहन सहन का जो तरीका है, मैं आपको फ्रेमवर्क की बात कर रही हूँ। ये कौन देता है? सोसाइटी देता है, जहाँ वो इंसान रहता है, ठीक है। सोसाइटी उसको जो है ना वो दे देता है। तो जेंडर स्टडीज डेवलप्ड अलोंग साइड एंड इमर्ज्ड आउट ऑफ द वुमेन स्टडीज। वुमेन स्टडीज़ के बाद जो है ना ये स्टडीज स्टार्ट हुई, इमर्ज हुआ है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? एकेडमिक फील्ड ऑफ इंक्वायरी इन द 1970s। कब से? 1970 में, जब जो है एकेडमिक फील्ड में औरतों ने महसूस किया कि भाई वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रही हैं, तासुब का शिकार हो रही हैं ऑन द बेस ऑफ जेंडर। तो फिर 1970 में जो है बाज़ाब्ता इसकी एक अलग स्टडी स्टार्ट की गई, जिसको जेंडर स्टडी कहा जाता है। अब इस स्टडी में सिर्फ औरतें शामिल नहीं है, बल्कि जितने भी सिन्फ हैं, मर्द है, औरत है, स्टीरियोटाइप्स हैं, सॉरी जो ट्रांस जेंडर है, वो तमाम इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ये तमाम जेंडर हैं, सिन्फ हैं। सो जेंडर स्टडीज में हम क्या देखते थे? जेंडर स्टडीज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट लुक्स एट द वर्ल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर। यानी कि सिर्फ के नज़र से पूरी दुनिया को देखा जाता है। मीन्स दैट व्हाइल स्टडीइंग समथिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन अ हाउस होल्ड, अ सोशल until unit like a caste group, a bill placed before parliament, a development project, the classification of different species are done in a manner that takes into account the fact that different gender exist in the world। तो वहाँ पर क्या की गई? एक स्टडी की गई, एक दुनिया को सिर्फ और सिर्फ एक जेंडर की नज़र से देखा गया कि जेंडर है, सिर्फ है, उसकी नज़र में दुनिया कैसी है, उसकी क्लासिफिकेशन की गई, उसको जो है एक पार्लियामेंट में बिल पास किया गया बाज़ाब्ता कि भाई ये जेंडर स्टडीज़ को जो है शामिल किया जाए, जिसमें सिर्फ के बारे में पढ़ा जाए, उसके नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ा जाए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पढ़ा जाए, इनकी जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, इन चीज़ों को पढ़ा जाए, डिस्क्रिमिनेशन कैसी होती है, किस किस जेंडर में ज़्यादा होती है। खैर आपने ये देखा है, हिस्ट्री गवाह है इस चीज़ की कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में सबसे ज़्यादा वुमेन ने सहा है। वुमेन के साथ हमेशा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ वुमेन ही है, इसमें मेल भी शामिल हैं। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे जो है ना जो साहिबे
जो जिनके पास माल जायदाद होता है और बहुत ज़्यादा वो लिविंग के हिसाब से बेहतर होते हैं, वो दूसरे मर्दों पर भी तो जुल्म करते हैं, वो उन पर भी जुल्म करते हैं, उन पे भी जो है बहुत सारी मसाइब आती हैं मुख्तलिफ माशरे में, वो मर्दों पर भी ऑफ कोर्स डिस्क्रिमिनेशन का वो शिकार होते हैं, तासुब का शिकार होते हैं। तो इसलिए इसको जेंडर स्टडीज़ में हम तमाम किस्म के सिन्फ को शामिल करके पढ़ते हैं। अच्छा, अब आएंगे वुमेन स्टडीज़ की तरफ। आए वुमेन स्टडीज़ से जेंडर स्टडीज़ निकली है। थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो वुमेन स्टडीज़ came into being in order to address the gaps and imbalance in academic knowledge that resulted from an inadequate incorporation of women in academies. academics उसमें हुआ क्या कि बहुत साल पहले अगर आप यूरोप की बात करें, जो अभी जो औरत के जो हकूक फ़राइज़ दिस एंड दैट पे बात करता है, यकीन करें वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी। औरतों ने बहुत सारे काम किए, लाइक पोइट्री राइटिंग या लिटरेचर में जितना भी उन्होंने काम किया, तो वो एक औरत के तौर पर वो शाया नहीं करवाती थी, पब्लिश नहीं करवाती थी, बल्कि वो मर्दों का नाम दे देती थी ताकि उनको ऑडियंस मिल सके, पढ़ने के लिए लोग पढ़ सकें। क्योंकि वहाँ के लोगों का ये ख्याल था कि भाई औरत नहीं लिख सकती है या उसमें ये एबिलिटी ही नहीं है। बहुत ही जहालत का दौर हुआ करता था। तो उसको उस बात को यानी कि एकेडमिक्स का मतलब यही है कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा गैप था, इम्बैलेंस था। जो मर्द थे उनको ज़्यादा इज्जत दे देना, उनको मतलब सब कुछ समझना, वो बहादुर हैं भाई, ये इनकी मेंटल कैलिबर ज़्यादा है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हुआ। फिर क्या हुआ, मेनी वुमेन स्टडीज स्कॉलर्स हैव पॉइंटेड आउट द ऑफन एकेडमिक डिसिप्लिन्स वुड नॉट टेक वुमेन इनटू अकाउंट when developing theories and concepts or when doing research and collecting data। तो ये क्या किया गया, बहुत सारी स्टडीज़ में जब वो स्टडी करते थे तो उनमें डेटा में औरत को शामिल ही नहीं करते थे, यानी कि उन पर भी कोई रिसर्च नहीं किया जाता था। उनको एज आप यूँ कहना गलत ना होगा कि इंसान ही में शुमार नहीं किया जाता था। तो उनका ख्याल है भाई था कि भाई ये भाई इमोशनल है, बड़ी वीक है जी, ये इसमें जो है मेंटल कैलिबर कम है, ये मतलब जो है मर्द के तनासुब में कम है। तो इसीलिए वो जब भी कोई रिसर्च करते थे कोई भी चीज़, तो फिर औरतों को शामिल नहीं किया जाता था। सो वुमेन स्टडीज in an interdisciplinary field that originated with the second wave of the women's movement in the late 1960s। तो वो उन्होंने क्या किया, यूरोप के औरतों ने फिर आवाज़ उठाना शुरू किया 1960 की दिहाई में। और जो सेकंड वेव है आई, उसमें फिर वुमेन स्टडीज़ को इंटरडिसिप्लिनरी के तौर पर जो है ना पहली दफ़ा फोकस किया गया। सो इट फोकस ऑन द रोल्स, एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। तो बेसिकली ये फोकस करता है औरत के जो है ना मुख्तलिफ रोल्स है, उसके मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हैं जी, मुख्तलिफ अचीवमेंट्स हैं इस किसी भी सोसाइटी में, उन तमाम चीज़ों को वुमेन स्टडीज़ के अंदर यानी कि स्पेसिफिकली एक ही जेंडर यानी कि वुमेन का को डिस्कस किया जाता है। सो जेंडर स्टडीज़ इज़ अ फील्ड दैट इमर्ज आउट ऑफ वुमेन स्टडीज़। तो इसीलिए हम यही कहते हैं कि जो जेंडर स्टडीज़ है वो वुमेन स्टडीज़ से ही निकला है। सो आइए देखते हैं कि फीचर्स ऑफ जेंडर स्टडीज़ क्या हैं भाई, इनकी फीचर्स खसूसियात क्या हैं। बेसिकली जेंडर स्टडीज़ में है हम कंपेयर करते हैं जेंडर और सेक्स को। अब ये जेंडर और सेक्स क्या चीज़ है भाई, जेंडर तो हम सिर्फ को कहते हैं, यानी कि मुआशरे ने जो फ्रेमवर्क दिया एक औरत को, एक मर्द को या एक ट्रांसजेंडर को, कि वो किस तरह का की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या वो करेंगे, ठीक है, ये जेंडर हो गया। अब सेक्स में आइए, सेक्स किसे कहते हैं, सेक्स का मतलब है वो फिजिकल अपीयरेंस जो किसी भी जेंडर का होता है उसको हम सेक्स कहेंगे, जो इज़ बेस्ड ऑन द यानी कि लुक्स, उसके लुक्स पर और उसके ऑर्गन्स पर डिपेंड करता है। तो ये मेन डिफरेंट है इन जेंडर्स के बीच कि उनकी जो फिज़िकल है वो एक दूसरे से अलग होती है। इसके अलावा जेंडर स्टडीज़ के मुताबिक कोई दूसरा बड़ा फ़र्क नहीं है। आप जो है तमाम इंसानों की एक जैसा ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि औरतें भी इंसान हैं, तो इसलिए आप उनको डिस्क्रिमिनेट किसी भी लिहाज से नहीं कर सकते। अब जेंडर स्टडीज़ ये कहती है कि अगर एक औरत जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल है भाई, वीक है, जो भी है, वो उसकी सोसाइटी की वजह से है। जिस तरह का माहौल उसको दिया जाता है, केयरिंग दिया जाता है, भाई वो बहुत केयर करते हैं जी, और लड़की है जी बाहर अकेले जाने मत दें, भाई ये लड़की है भाई उससे उठाया नहीं जाएगा, लड़की है दिस एंड दैट। सो अगर हम ये देखते हैं कि बहुत सारी एथलीट्स भी तो होती हैं, बहुत सारी पावरफुल औरतें भी तो होती हैं, बहुत सारी जो मुजाहिद और जंगी फ़न और फ़नून रखने वाली औरतें भी तो होती हैं भाई, वो भी तो औरतें हैं, दूसरों की निस्बत तो बेहतर क्यों है? क्योंकि उनकी सोसाइटी ने उसको जब ट्रेनिंग दी गई, उसको जब ट्रेन किया गया, उसके ज़हन में ये चीज़ डाली गई कि भाई वो जो है ये कर सकती है, और वो वाक़ई में करती भी है।
ठीक है। तो इसलिए मेरा कहना जो जेंडर स्टडीज़ का के मुताबिक ये है कि भाई कोई भी जेंडर, आप किसी भी जेंडर को वीक नहीं कह सकते, वो गलत नहीं होता या वो जो है दूसरे की निस्बत कमज़ोर नहीं होता, बल्कि ये जो माहौल है जहाँ पे वो पला बड़ा होता है कोई भी इंसान, तो वो उसके असरात होते हैं। तो मैं जेंडर स्टडीज़ के अलावा मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स अपने माशरे से दे सकती हूँ कि जिसमें तमाम मर्द भी तो एक जैसे नहीं होते, मर्द भी तो एक दूसरे से अलग होते हैं क्वालिटीज़ में। एक बंदा होता है जो बड़ा मजबूत होता है, बहादुर होता है, क्यों? क्योंकि उसके घर वालों ने, उसको सोसाइटी ने उसको इस तरह से ट्रीट किया और वो ऐसा ही बन गया है। और उसके निस्बत के दूसरे किसी लड़के को, मर्द को देखें तो उसमें वो खासियतें, वो क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, वो फिजिकली भी वीक होता है, वो मेंटली भी इतना कोई पावरफुल नहीं होता। जिस तरह से मर्द एक जैसे नहीं हो सकते तमाम किस्म के कैलिबर्स में, इसी तरह औरतें भी सेम नहीं होती हैं। तो इन शॉर्ट ये कि सोसाइटी जो फ्रेमवर्क उनको देती है तो वही जेंडर कहलाएगा, वही चीज़ें हैं। अब इसी तरह से बोलने के हिसाब से देखें, लैंग्वेज में ही और शी यूज़ करते हैं हम। भाई ही और शी किसने किया? ये भी इंसानों ने किया, सोसाइटी ने किया, उनको डिस्क्रिमिनेट किया कि भाई मर्द है ही, औरत है तो शी। तो इसी तरह से पहनावे के हिसाब से देखें जी, रहन सहन, पहनावा जी, औरतें शॉकिंग कलर्स पहन सकती हैं जी, औरतें बन संवर सकती हैं, मेकअप शेकअप कर सकती हैं, और मर्द नहीं कर सकते, कोई लाजमी तो नहीं है, कर सकता है कोई भी। सेम लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स जो औरत को मिले हैं माशरे में। फॉर एग्जाम्पल जी, माँ जैसा तो कोई केयर नहीं कर सकता, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इवन। यानी कि मर्द भी पैम्पर चेंज कर सकते हैं जैसे औरत करती है, मर्द भी चीज़ें, वो तमाम काम कर सकते हैं जो औरत कर सकती है। तो आप एक चीज़ को स्पेसिफाई करते हो, तो ये जेंडर के बेस पर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूर सोसाइटी की विच इज़ इन्फ्लुएंसिंग द बेसिक सेक्स ऑफ द पर्सन और दैट ह्यूमन। सो ये चीज़ जेंडर वर्सेस सेक्स में आता है। मिस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, फिर वही चीज़ इसको मज़ीद जो मुज़क्कर मोनस तानीस को आप कहें, तो फिर ऑफ कोर्स ये फीचर्स हैं। तो ये भी मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी सेम थिंग। जब भी हम मुज़क्कर का वर्ड यूज़ करते हैं, जहन में जल्दी से स्ट्रॉन्ग चीज़, अच्छा जी कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हमारे जहन में फ़ौरन से आ जाता है, बहादुर, अच्छा, बेटर, ठीक है। लेकिन फेमिनिटी जो ही जहन में आता है तो थोड़ा सा कमज़ोर, थोड़ा सा मतलब कैलिबर में कम, कुछ ऐसे ख्यालात हमें आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे ख्यालात में पाला गया है, पोसा गया है, हमें ये ख्यालात दी गई हैं माशरे से। तो सो वी फील दैट मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। सो सेम लाइक जेंडर के बारे में मजीद आपको बताती चलूँ कि समथिंग वी आर born विथ एंड नॉट समथिंग वी हैव, बट समथिंग वी डू, समथिंग वी परफॉर्म। तो आप जेंडर को नहीं कह सकते उन तमाम आज़ा या चीज़ों के साथ जो आप पैदा हुए हैं, उसको जेंडर नहीं कहते। इसी तरह से समथिंग वी हैव, हमारे पास जितना कुछ है, जो है भाई फिजिकल अपीयरेंस है, उसको हम जेंडर नहीं कहेंगे, बल्कि समथिंग वी डू, समथिंग वी परफॉर्म, वो तमाम एक्शंस जो हम करते हैं, वो तमाम परफॉर्मेंस जो हम देते हैं, उसको हम जेंडर कहेंगे। एक सोसाइटी के अंदर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, एक पीपल, लोगों के मुबैना सोच के अंदर जो हम परफॉर्म चीज़ें करते हैं, वो हमारा जेंडर कहलाएगा। It is famous words of Simon D. Bureau that women are not born, they are made। तो एक मशहूर शख्स है साइमन साहब, वो कहते हैं कि वुमेन आर नॉट बॉर्न, औरतें औरत के तौर पर, कमज़ोर के तौर पर, बुरे के तौर पर, कैलिबर में कम के तौर पर पैदा नहीं हुई हैं, दे आर मेड, उनको ऐसा बनाया जाता है, ऐसा बनाया गया है। तो अगर जो हम में, आप में कोई भी इंसान जो है, किसी लड़की को शुरू से ही एक ऐसी सोसाइटी दी जाए जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की कोई बात ही ना हो, उसको हम फ्रीली पाले पोसें, तो देखते हैं कि आया उसमें भी वो चीज़ें पैदा होती हैं। जो एक ऐसी लड़की है जिसे हम मशरक़ी लड़की कहें तो गलत ना होगा, कि जो डर डर के जीती है, जिस सहारे ले ले के जीती है। अगर आप पालने पोसने के दौरान उसको फ्रीली पालते पोसते हो, तो वो भी एक मर्द जैसा बन सकती है, उसमें कोई खौफ नहीं होगा, उसमें कोई सोसाइटी का, कोई लोगों की बातों का, कोई जुल्म ज़्यादती का, डिस्क्रिमिनेशन का, उसके पास सोच ही जब पैदा नहीं होगी, तो वो जो है उस हद तक नहीं जाएगी कि वो बहुत ज़्यादा ख़ुद को कमज़ोर फील कर सके, या मुआशरा उसको ऐसा कह सके। सो same the same is true of men. The marking of a man or woman is a never ending process that begins before birth. From the moment someone begins to wonder if the
पेंडिंग चाइल्ड विल बी अ बॉय और गर्ल। तो डिस्क्रिमिनेशन की इंतहा ये है कि ये एक सच्ची बात है कि मर्द और औरत को इस तरह से फ़र्क किया जाता है कि पेट में भी अगर जो है होते हैं तो फिर वहाँ पर भी ये महसूस करते हैं उसके हरकत से ही कि भाई ये लड़की है या लड़का है। तो ये जो है ना नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी ख़त्म ना होने वाला, बर्थ के शुरू से स्टार्ट होता है, बर्थ से पहले ही, और वो सारी ज़िंदगी औरत को फेस करना होता है या जेंडर्स को फेस करना होता है। सो जेंडर रिफर्स टू those traits and characters that a person is expected to possess by virtue of being male or female, as well as the different roles that the person is expected to perform। तो जेंडर स्टडीज़ में ये चीज़ बहुत ही अहम है कि लोग यानी कि रोल्स दे देते हैं जी, मास्टर हमें रोल्स दे देता है, मास्टर हमें डिस्क्रिमिनेट करता है। तो रोल्स में मास्टर क्या करता है, जब लड़के को पालता है तो कहता है कि भाई मर्द रोते नहीं हैं। इसी तरह से वो कहते हैं कि भाई मर्द जो है मजबूत होता है जी, मर्द बेहतर होता है जी, मर्द जो है ना ये काम बेहतर तरीके से कर सकता है। ये लोगों की सोच है, ये सोसाइटी का जो ववाल है, जो जो है हम महसूस करते हैं और जेंडर्स महसूस करते हैं, और हमेशा मर्द पर ही जो है तमाम कमाने का जो बोझ है वो मर्द पे डाला जाता है जी। मर्द कमाता है तो औरत घर में बैठती है, वो बच्चे पालती है। लेकिन ज़माना जू जू बदल तब्दील हो रहा है और जेंडर स्टडीज़ पे जो लोग फोकस कर रहे हैं, तो ये तो खैर हमारे जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया या आप कहेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो इनमें तो ये नया नया सब्जेक्ट है, कम जो है इस पे स्टडी की जाती है, और लोग अभी अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ऑफ़र करना शुरू किया इस पे। अदरवाइज़ बाकी जो ममालिक है, यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे इस पे काफ़ी काम हो चुका है और ये एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और समझाने की कोशिश ये की जाती है कि दोनों जेंडर्स एक जैसे ही होते हैं, कोई फ़र्क इनमें होता नहीं है। क्योंकि सिर्फ फिजिकल अपेयरेंस इनकी अलग हो सकती है, बाकी पूरी दुनिया को एज अ ह्यूमन ही ट्रीट करना चाहिए, ये कहना है जेंडर स्टडीज़ का। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सेक्स और जेंडर का। मैंने शुरू में आपको थोड़ा बताया था। तो सेक्स बेसिकली क्या है, इज अ बायोलॉजिकल कैटेगराइजेशन बेस्ड प्राइमरली ऑन द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है, जिस तरह के उसके अज़ा होते हैं उसी तरह से उसको हम कहेंगे सेक्स। सो जेंडर इज सोशल एलाबोरेशन ऑफ द बायोलॉजिकल सेक्स। तो जो जेंडर है इसके निस्बत, तो जेंडर क्या चीज़ है भाई, जो माहौल में आपके सेक्स के बेस पर जितने आपको परफॉर्मेंस दिया जाता है, जो रहन सहन का तरीका, उठने बैठने का तरीका, जीने के तरीके आपको बताए जाते हैं, यहाँ पे वो कहलाता है जी आपका जेंडर। सो जेंडर स्टडीज लुक्स एट द मैनर इन विच द नॉर्म्स एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। जेंडर स्टडीज है वो क्या करता है जी, हमारे मैनर पे, नॉर्म्स पे, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर पे फोकस करता है। एसोसिएटेड मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी कम इनटू बीइंग। जो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी है भाई, मर्द है, मुज़क्कर है, मोनस है, उस पर बेस करता है ये। इट स्टडीज द फीचर्स ऑफ दीज नॉर्म्स एंड पैटर्न्स विच ट्रेड्स आर कंसिडर्ड मैस्कुलाइन, विच फेमिनाइन एंड वाई। और फिर ये भी स्टडी करता है कि भाई एक मुज़क्कर को मुज़क्कर क्यों कहा जाता है, मोनस को मोनस क्यों कहा जाता है, उनके जो ट्रेड्स, खसूसियात है वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं, और ये क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, ये तमाम चीज़ें जेंडर स्टडीज़ के अंदर पढ़ी जाती हैं। हाउ डू स्टीरियो टिपिकल मॉडल्स ऑफ मेन एंड वुमेन डेवलप, हाउ डू दे चेंज। इसी तरह से जो स्टीरियो टाइप है वो किस तरह से डेवलप हुआ, कैसे चेंज हुआ, तो वो चीज़ें स्टडी करता है। ओवर टाइम एंड व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू चेंजेस, और ये भी देखता है कि भाई ये तब्दीलियाँ आई क्यों, कौन कौन से वजूहात थी, किस तरह की तब्दीलियाँ आई हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंटली व्हाट, सो क्यों भाई ये क्या है, तो उस चीज़ की स्टडी ये करता है। इम्पैक्ट्स डू सच स्टीरियोटाइप्स हैव अपॉन एक्चुअली एग्जिस्टिंग मेन एंड वुमेन। तो इसके असरात देखे जाते हैं स्टीरियोटाइप्स के, कि वो मौजूदा जो मर्द औरतें हैं उन पर कौन कौन से असरात होते हैं। इसी तरह से हम पढ़ेंगे कि जेंडर स्टडीज़ जो है ना भाई नेचुरल है, ठीक है, क्या ये नेचुरल है। सो इट्स कॉमनली आर्ग्यूड दैट द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स डिटरमिन्स जेंडर बाय कॉजिंग द enduring differences in capabilities and dispositions. Higher levels of the testosterone, for example, are said to lead men to be more aggressive than women, and left brain dominance is said to lead men to be more rational, while their relative lack of brain lateralization should lead women to be more emotional। तो ये जो है ना जेंडर स्टडीज़ क्या नेचुरल है, इस पर एक आर्ग्यूमेंट आपको ये दी जाती है कि भाई कॉमनली
जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है वही आपके जेंडर को डिटरमिन करती हैं। जैसे आप बायोलॉजिकल दिखते हो, औरत हो, आपके पास जो ऑर्गन्स हैं वो औरत वाले हैं, तो आपका जेंडर वही होगा, और जो मर्द वाले हैं तो आपका जेंडर वो होगा। सो ये डिफरेंसेस हैं, तो वो कहते हैं कि ये कैपेबिलिटीज़ और डिस्पोजिशंस पर भी इफ़ेक्ट करते हैं। यानी कि अगर औरत है तो उसमें बहुत सारी खासियतें होती हैं, सेम लाइक मर्द में वो नहीं होंगी, इसी तरह मर्द में जो कैपेबिलिटीज़ हैं औरत में नहीं होंगी। सो हायर लेवल्स के जो टेस्टोस्टेरोन से एग्जांपल अगर वो देते हैं, वो कहते हैं कि भाई एक स्टडी के मुताबिक जो लेफ्ट ब्रेन था वो मर्दों का ज़्यादा हुआ करता था, तो इस वजह से वो ज़्यादा रेशनल और स्ट्रांग होते हैं, एग्रेसिव नेचर होता है उनका, और औरतें उसकी निस्बत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। तो इस तरह से यानी कि कोशिश की गई कि स्टडीज़ के बेस पर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जाए, लेकिन क्योंकि इस पर स्टडीज़ मज़ीद नहीं हुई हैं, बहुत ही पुरानी बात है 1800 की, और उसमें बहुत कम लोगों पर ये चीज़ उन्होंने रिसर्च किया था, तो इसलिए उसके बाद क्योंकि मज़ीद इसमें इंक्रीमेंट या इजाफ़ा नहीं आया है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि भाई जो है ये बात सही है। सो however, it has been shown that hormonal levels, brain activity patterns, and even brain anatomy can be a result of different activity as well as a cause. तो वहीं कहा जाता है कि इंसान का जो दिमाग है औरतों का मर्दों का एक दूसरे से अलग है, एनेटमी यानी कि वो इंटरनल जो है वो अलग है, इस वजह से उनकी एक्टिविटी और कॉज जो है एक दूसरे से अलग हो सकता है। यानी कि वो लोग जो इसको नहीं मानते हैं वही आर्गूमेंट्स करते हैं। सेम लाइक उन्होंने एक रिसर्च की स्पीशीज़ जो है ना मंकी से लेकर जो है फिश तक, तो उन्होंने ये कहा कि उनका जो हार्मोनल जो चेंजेस थे वो आए अकॉर्डिंग टू द सोशल पोजीशन, जिस तरह के सोशल वो मौजूद थे। तो यानी कि ये चीज़ जो है ना जेंडर स्टडीज़ आर्गिव करती है, ऊपर वाले वो है, वो दूसरे लोग जो इसको नहीं मानते हैं वो आर्गिव कर रहे थे। तो जो जेंडर स्टडीज़ है वो कहती है कि भाई नहीं, ये सोसाइटी बेस्ड है, सोसाइटी के पोजीशन के बेस पर है। तो ये उन्होंने एग्जांपल दी मन की, और फिश तक जो है ये स्टडी की गई, तो पता चला कि उनके जो हार्मोन्स थे वो उन मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रिलीज हो रहे थे ड्यू टू देयर सोशल पोजीशंस। तो इसीलिए जेंडर स्टडीज़ को हम कह सकते हैं कि जिस तरह का माहौल सोसाइटी है उस तरह के वो लोग या बंदे होंगे, इंसान होंगे। सो मच ऑफ द पॉपुलर वर्क ऑन जेंडर डिफरेंसेस इज इन द ब्रेन are based on the shaky evidence and are commonly aggressions and even distortions of what appear in the scientific literature. And the scientific literature itself is based on very small samples, often from sick or injured populations. तो आपको ये कहते हैं कि भाई ये जो स्टडी की गई थी वो जो जेंडर स्टडीज हो उसको कहती है कि भाई वो गलत की गई थी, क्योंकि वो बीमार और कमज़ोर लोगों पर की गई थी, इसलिए हम उसको सही नहीं मान सकते हैं। तो ये कह के तो मज़ीद, क्योंकि उसमें स्टडी मज़ीद आगे हुई नहीं, 1800 की सदी में वो हुई थी, तो उसके आगे कोई स्टडी भी नहीं हुई, इसलिए उससे नहीं माना जाता है कि दिमागी तौर पर भी, जहनीत के तौर पर भी मर्द और औरत अलग होते हैं। सो जेंडर्ड सोसाइटी में के लिए एक सवाल है, डू क्लॉथ हैव जेंडर? क्या कपड़ों के भी जेंडर होते हैं? लाजमी है कि जो है औरतें शॉकिंग कलर्स ही पहने, मर्द नहीं पहन सकते, कोई भी पहन सकता है। इसी तरह डू करियर्स हैव जेंडर? क्या जो जॉब है, करियर है, उसके भी जेंडर्स होते हैं? कि ये कहा जाता है औरतें जी क्रिएटिव होती हैं जी, और मर्द जो है ना थोड़े जो लॉजिकल टर्म्स हैं, लॉजिकल चीज़ें हैं वो बेहतर सॉल्व कर सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये भी एक सवाल है। इज लैंग्वेज जेंडर्ड? क्या ज़ुबान भी जेंडर्ड होती है? क्या वो भी लाजमी है? तो ये तमाम क्वेश्चन आप अपने जहन में रखिएगा। पहला आपका लेसन 1 था, इंशाल्लाह इसी तरह के लेसन आपको मज़ीद देते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया।